आदित्य, बेटा बताओ लास्ट क्लास क्या क्या किया था अपन ने? आदित्य, अच्छा समझ गया मैं। आदित्य बताओ बेटा लास्ट क्लास क्या किया था हमने? सर हाँ। मैंने हार्मोनिक्स और ओवरटन्स किया था। फर्स्ट ओवरटन, सेकंड ओवरटन। अच्छा, क्या फॉर्मूला होता है? उस सर वो मतलब फर्स्ट ओवरटन के लिए 2/12 √T/μ। नहीं, हार्मोनिक्स का क्या फॉर्मूला? 1/12 √T/μ। इंटू रूट अंडर T/μ। टी बाई म्यू। ठीक है, तो ये देखिए लास्ट क्लास का, पहले हमने लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किया था ये पार्ट कि जब भी हम डिस्कशन करते हैं इसका नोड्स का और एंटी नोड्स का, तो कंजुगेटिव नोड्स के बीच में हमने डिफरेंस निकाला था। ठीक है, कंजुगेटिव नोड्स के बीच में डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है और नोड और एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाई 4 होता है। ठीक है, ये चीज मेन अपना डिस्कशन था। स्टैंडिंग वेव्स में क्या होता है, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा वो फिक्स होता है और वो एम्पलीट्यूड समय के साथ चेंज होता है। तो इसमें एक लूप में सारे पार्टिकल फेज में होते हैं और एक कंसेक्यूटिव लूप एक दूसरे से पाई के आउट ऑफ फेज होती है। ठीक है, ये किया था हमने। फिर जनरल इक्वेशंस देखी थी, उनका एम्पलीट्यूड निकालना सीखा था। ठीक है, और नोड एंटी नोड की पोजीशंस निकलवाई थी। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी की बात करी थी या टोटल एनर्जी की। जो भी काइनेटिक एनर्जी स्टैंडिंग वेव में मैक्सिमम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो टोटल एनर्जी का हमारा कुछ फॉर्मूला आया था, काइनेटिक एनर्जी बोले या उसको टोटल एनर्जी बोले, वो आया था हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा। ये एक लूप में है, एक स्टैंडिंग बिटवीन टू नोड्स। फिर हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स की बात करी थी। जब दो एंड फिक्स हो, दो एंड्स फिक्स हो, तो आपका फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाता है 1/12 √T/μ। फिर हमने ये सेकेंड फ्रीक्वेंसी, सेकेंड हार्मोनिक्स निकाला। सेकेंड हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, थर्ड हार्मोनिक को सेकेंड ओवरटोन। फिर हमने ये प्रोसेस किया था। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सो 24 हो गई आज। देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं देखते हैं। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें। अ स्ट्रिंग having two ends fixed, a string having two ends fixed has the fifth harmonic at 750 hertz. Then find first fundamental frequency, then find fundamental frequency, second harmonic, third, eighth एंड 10th हार्मोनिक, इनकी वैल्यू बताइए। और लास्ट बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिफ्थ ओवरटोन। ट्राई करिए, निकल जाएगा। ट्राई करिए, आंसर इजीली आ जाएगा आपको। शाबाश।
ये बहुत ही इजी सेक्शन है वेव। सबका आया? अरे यार इतना इजी सवाल। वेरी गुड भैया। पांचवी हार्मोनिक 750 है, तो पहली कितनी होगी? फिफ्थ हार्मोनिक इज 5/12 रूट अंडर टी बाय म्यू। इसकी वैल्यू कितनी? F1 कितना? 750। Fi कितना होगा? 5 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अरे यही तो होता है, इससे भी कर सकते थे। व्हाट इज दिस? वेरी गुड, पूरब का आ गया। थर्ड पार्ट भी निकाल लो। अब तो बहुत आसान हो गया। अरे कहाँ मैसेज करना है? केजीपी सर मैसेज में करना है। मल्हार सबका A to Z बच्चों का आना चाहिए। मैं 2 मिनट और वेट कर रहा हूँ। सबका आ गया। वेरी नाइस। इससे इजी चैप्टर नहीं मिलेगा। सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, फिर है थर्ड, 8 एंड 10। ये क्या करना है? F2 इज 2 टाइम्स F1, 300 हर्ट्ज। F3, F3 कितना है? 3 टाइम्स F1, कितना होगा? 3 इंटू 150। अगर थर्ड ही लिया है तो, हाँ थर्ड लिया है, फिर 8। F8 कितना है? 8 टाइम्स F1, दिस इज 8 इंटू 10। कितना आता है ये? फिर लास्ट है F10, दिस इज 10 इंटू F1। बस हो गया, हो गया। अच्छा, अब कंफ्यूजन यहाँ आएगी। आपसे पूछा व्हाट इज द फिफ्थ ओवरटोन? फिफ्थ ओवरटोन, फिफ्थ ओवरटोन मतलब कौन सा हार्मोनिक श्रेया? सर फोर्थ हार्मोनिक। ना 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 ना। अरे भाई ऐसा कैसा आंसर कर दिया? देखो बेटा, सेकंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन, फोर्थ हार्मोनिक मतलब
थर्ड third ओवरटोन overtone, और नाइन्थ ओवरटोन मतलब 10th harmonic, 10th हार्मोनिक, मतलब हार्मोनिक एक ज्यादा होता। तो आपसे पूछा फिफ्थ हार्मोनिक मतलब कौन सा, सॉरी sixth फिफ्थ ओवरटोन, तो कौन सा हार्मोनिक, harmonic, कौन सा, sixth harmonic, सिक्स, फोर्थ नहीं, मन दुखी हो जाता है। तो F6 is 6 into F1 कितना आएगा? कितना आया? 900। सबको चमका के इतना। बेटा हार्मोनिक्स जो है वो नंबरिंग हो गई कि यार फंडामेंटल का कितना, और ओवरटोन मतलब उससे उससे एक आगे, जैसे एक्साइटेड स्टेट होती है ना, जैसे एक ग्राउंड स्टेट होता है, फंडामेंटल से कितना ऊपर, ओवर एंड अबव, ओवर दैट टोन कितना ओवर है, तो ये फर्स्ट ओवर है, मतलब फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। तो आपका ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इधर, दिस वुड बी दी फर्स्ट ओवरटोन, दिस वुड बी सेकेंड ओवरटोन, तो ये हो जाएगा सेकेंड हार्मोनिक, ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, प्लीज इसको थोड़ा सा समझ के करिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी जब दोनों एंड्स क्या थे, व्हेन बोथ द एंड्स वर फिक्स्ड। नाउ देखिए सेकेंड केस, केस टू, बस फिर खत्म। केस टू क्या बोलता है, व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज ओपन। जब एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड ओपन है, तो जो एंड ओपन होगा वहां पे बनेगा एंटी नोड, और जो फिक्स है वहां पे, जैसे ये रस्सी है, ठीक है, तो ये एंड है। अब ए और बी ये ओपन है, ठीक है, ओपन एंड है, दिस इज फिक्स एंड, दिस इज फिक्स एंड, दिस इज ओपन एंड। अच्छा, अब इसमें जो वाइब्रेशन होगा या वेव क्रिएट हुई, तो सबसे फंडामेंटली वेव क्या होती है, सबसे फंडामेंटल वेव कि यहाँ पे ऐसा, देखो ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट जो है, ये यहाँ पे क्या हो, दिस इज एंटी नोड एंड दिस इज नोड। बात समझे, ये वाला जहां पे एंड ओपन होता है वो बनता है एंटी नोड, जहां पे फिक्स होता है वहां बनता है नोड। ठीक है, अच्छा अब कोई मुझे बता सकता है ये लेंथ एल है। अच्छा, ये वेव का कितना नोड है, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस कितना होता है, ए बी इज एल। नोड और एंटी नोड में लैम्डा के टर्म्स में डिस्टेंस कितना होता है, जरा टाइप करिए, नोड और एंटी नोड में लैम्डा के टर्म्स में डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 4। शाबाश, तो लैम्डा बाय 4 इज इक्वल्स टू एल, तो यहां से लैम्डा कितनी आला, लैम्डा आला 4l, उसमें कितना आया था, लैम्डा 2l आ रहा था, इसमें कितना आ रहा है 4l, रीजन आपके सामने। तो अब देखिए जरा, हमें पता है v कितना होता है, लैम्डा इंटू एफ, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, v बाय लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी इज v, लैम्डा कितना 4l, फ्रीक्वेंसी सॉरी वेलोसिटी कितनी, t बाय म्यू, कितना t बाय म्यू। तो दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, छाप लीजिए, एकदम इजी है, कुछ भी खतरनाक नहीं बताया इसमें, छापो फटाफट।
आपका हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट केस में क्या होगा, अगर मुझे कोई दूसरी वेव क्रिएट करनी है तो सेम एल लेंथ का ही है। मुझे इतना पता है यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक एंटी नोड आना चाहिए, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, नोड। यहाँ पे एक एंटी नोड, यहाँ पे नोड। अब इसके बिटवीन क्या आ सकता, देखो एंटी नोड से पहले एक नोड आए, उससे पहले एक एंटी नोड आए, तो उसके बाद में यू विल गेट दिस। कितनों को बात समझ में आ रही है? ये ए पे नोड, इस पे एंटी नोड, तो इन बिटवीन यहाँ पे एक नोड आना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए एक एंटी नोड। बात समझ में आ रही क्या? तो ये लेंथ है एल, ये जो दूसरा मेरा वेव बना, सॉरी दिस इज एल, ये इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कितना हो जाएगा, ये इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कितना होगा, जरा गेस करो। देखिए ये पूरा, ये जो आधा लूप है, ये सॉरी ये पूरा लूप है, ये लैम्डा बाई 2, और ये वाला कितना है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने किया था, दिस इज लैम्डा बाई 4। तो ये जो नया वेव बना, इसका टोटल लेंथ कितना है, दिस इज लैम्डा बाई 2, दिस इज लैम्डा बाई 4, सो दिस इज 3 लैम्डा बाई 4। बहुत बढ़िया। तो मैं बोल सकता हूँ 3 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल्स टू एल। यहाँ से लेंथ लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 4l बाई 3। हाँ, सो अपना क्या, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता था, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई, फ्रीक्वेंसी यहां से आई, फ्रीक्वेंसी आई v बाय लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 4l बाई 3, v की वैल्यू है रूट अंडर t बाई m। दिस इज f3। व्हाई दिस इज f3? दिस f3 इज 3 टाइम्स ऑफ f1। देखा क्या, समझ में आया क्या? ये था आपका 1/4l, ये कितना आ रहा है, 3/4l। तो ये कौन सा हार्मोनिक हो गया, ये कौन सा हार्मोनिक हो गया, ये कितने टाइम्स है फंडामेंटल के, ये कितने टाइम्स है फंडामेंटल के, सो दिस इज थर्ड हार्मोनिक। ये क्या है, दिस इज थर्ड हार्मोनिक। अच्छा, अब आपका सर घूमेगा। सर क्या घूमेगा, देखिए सबसे पहला इस कॉम्बिनेशन में फ्रीक्वेंसी कौन सी आई, ये आई सर 1/4l रूट अंडर t बाई m। उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ओवर द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ओवर द फंडामेंटल, सो दिस इज द फर्स्ट ओवर 2। बस ये अंतर है। देखो ये फंडामेंटल, इससे ऊपर, इससे ऊपर जस्ट इसके बाद कौन सी आती, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी दैट कम, व्हिच इज द फ्रीक्वेंसी दैट कम्स ओवर दिस, so over the fundamental this is the first frequency that we encounter। नहीं चमक रहा ना? वो वाली चीजें अलग थी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मिलता ही नहीं है यहाँ पे सिर्फ थर्ड हार्मोनिक। अभी वेट करो, यहाँ पे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलती। अभी एक और कराएंगे, इन दिस काइंड ऑफ सेटअप वी गेट ओनली ऑड फ्रीक्वेंसी। वो आपके सामने लैम्डा ढूंढा आपने, तो ये 3 लैम्डा बाई 4, इस कॉम्बिनेशन से हमें इवन फ्रीक्वेंसी कभी मिल नहीं सकती, सिर्फ ऑड फ्रीक्वेंसी मिलेगी। सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टियां होती हैं, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ही इमिट करते हैं। ये छाप लिया क्या?
फंडामेंटल के बाद में जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो फर्स्ट ओवरटोन ओवर दैट टोन, दिस इज फर्स्ट ओवर दैट टोन, ओवर दैट टोन कौन सा है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और वैसे ये कितने टाइम्स है फंडामेंटल के? 3 टाइम्स। So this is third harmonic and this is the first frequency that we get after the fundamental frequency, the first overtone. फटाफट छापो, स्पीड बढ़ाओ। नेक्स्ट, वेरी गुड, अथर्व ने भी कर दिया। नेक्स्ट सिचुएशन बनता है, ये ऐसा है, अच्छा दिस इज एंटी नोड, ये अपने को पता है, दिस इज नोड, ये भी अपने को पता है, अपने को नोड एंटी नोड दोनों पता है। अब सिचुएशन क्या रहेगी? अब एक तो हमने पहले बना लिया, सर एक गोला बना लो और फिर, तो अब यहाँ पे एक चांस बन सकता कि हम कितने बनाए, हम 2 गोले बनाए और एक ऐसे बनाए। बात समझो, ने ये चीज बनाई, ठीक है, दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड। इसमें एक एंटी नोड और नोड ऐड किया था, इसमें क्या किया, 2 नोड ऐड कर दिए, 2 एंटी नोड ऐड कर दिए। ये जो डिस्टेंस है दिस इज लैम्डा बाई 2, ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, 2 नोड्स के बीच में, नोड और एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाई 4। तो ए बी की लेंथ कितनी हो गई? लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, कितनी हुई? 5 लैम्डा बाई 4। ओके, 5 लैम्डा बाई 4 किसके बराबर है? एल के। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी? 4l बाई 5, कितनी हुई? 4l बाई 5। मुझे पता है वेलोसिटी इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज v बाय लैम्डा, v इज रूट अंडर t बाय म्यू, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 4l बाय 5। तो दिस इज 5, दिस इज this frequency f5 is 5 times, sorry this is mu, this is 5 times root under t by mu, और ये डिवीजन में 4 है, ठीक है। so this is 5 times फंडामेंटल। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक। वी आर गेटिंग ओनली ऑड मल्टीपल्स ऑफ द हार्मोनिक। अच्छा, ओवरटोन कौन सा हो जाएगा? ये ओवरटोन कौन सा हो जाएगा? दिस वुड बी सेकेंड ओवरटोन। समझ लगा? इतना सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, इसको जनरलाइज कर देते हैं ना, इसको है ना जनरलाइज कर देते हैं। हो गया तो तुरंत डन लिखो। देखो कभी कंफ्यूजन होता है ना, तो आप ये बेसिक से ट्राई मारे, बेसिक से ट्राई करिए, अरे लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 ऐसा लेंथ मेजर करके, जहां तक आपका मतलब बस चलता है, क्या यार ये छोटा प्रॉब्लम है, सेकंड थर्ड हार्मोनिक के बारे में पूछ रहा है तो ऐसे कर लेंगे। अभी प्रॉब्लम करेंगे तो आपको और चमकेगा, बट है इजी। तो ओपन एंड में जब ये एंड ओपन होता है तो उस केस में हम फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं 2n प्लस 1 बाई 4l रूट अंडर t, sorry this is t by mu, this is t by mu। इसमें n 0 से
1 2 3 आप डालते जाइए। n 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा? n 0 डालेंगे, n 0 डालेंगे तो कौन सा हार्मोनिक मिलेगा इसमें? n 0 डाला तो कौन सा हार्मोनिक मिलेगा प्रियांशु? n 0 तो कौन सा हार्मोनिक? सर फर्स्ट। फर्स्ट हार्मोनिक, वेरी गुड। अच्छा, n इज इक्वल्स टू 1 डाला तो सर थर्ड। थर्ड हार्मोनिक। और n इज इक्वल्स टू 5 डाला तो सेवेंथ। 5 डाला तो 5, n की वैल्यू 5 डालो बेटा। 2 into 5 11th। हाँ 11th हार्मोनिक। देखो इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलती हैं, इवन गायब रहती है। अच्छा, 11th हार्मोनिक कितना ओवरटोन हुआ? सर 10th। हाँ फोर्थ। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से। हमें देखो देखो, ये जो n की वैल्यू है ना, वही ओवरटोन हुआ। फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक। अच्छा देखो ध्यान से, n इज इक्वल टू 2 कौन सा आएगा? फिफ्थ हार्मोनिक। n इज इक्वल टू 3 कौन सा आ जाएगा? हाँ विदुषी बताओ, n इज इक्वल टू 3 कौन सा हार्मोनिक बेटा? विदुषी, n इज इक्वल टू 3 कौन सा हार्मोनिक बेटा? विदुषी नहीं है क्या? ध्रुवी तुम बताओ बेटा, Yes, n इज sir. इक्वल टू 3 कौन सा हार्मोनिक? Sir, seventh harmonic. और n इज इक्वल टू 4 Sir, ninth harmonic. नाइन्थ हार्मोनिक। सॉरी, n इज इक्वल टू 6 13th harmonic. 13th हार्मोनिक। देखिए एकदम सिंपल है, आपको 1 3 5 7 ये ऐसा मिल रहा है, तो ओवरटोन कौन सा हुआ? जितना n का वैल्यू है ना वही ओवरटोन हुआ। दिस इज सेकेंड ओवरटोन, दिस इज सेकेंड ओवरटोन, दिस इज थर्ड ओवरटोन, दिस इज थर्ड ओवरटोन, दिस इज फोर्थ ओवरटोन। जो n की वैल्यू है वही ओवरटोन हो गया। दिस इज सिक्स्थ ओवरटोन। और ये वाला कौन सा है? ये फिफ्थ ओवरटोन। थोड़ा मैंने जोश जोश में आपको पहले ही ये करा दी। कितनों को चमक रहा है? जो n की वैल्यू है वही ओवरटोन है। किसमें? एक एंड ओपन हो और एक एंड क्लोज हो, एक एंड ओपन हो एक एंड क्लोज हो, ये वाला। देखो इसमें फिफ्थ हार्मोनिक को अपन ने क्या बोला? सेकंड ओवरटोन। तो n की वैल्यू 2 डालोगे तो फिफ्थ हार्मोनिक मिलेगा। ये फॉर्मूले में, जनरलाइज फॉर्मूला, ये जनरलाइज फॉर्मूला। ये जनरलाइज फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है क्या? बस अब सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये कौन सा पार्ट है? जब एक एंड फिक्स है, इस वाले में क्या होता है? एक एंड फिक्स होता है। इस वाले प्रॉब्लम में एक एंड फिक्स होता है। ये क्या हो गया? ये जनरल फॉर्मूला।
ये जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ये n ओवरटोन के लिए, nth ओवरटोन के लिए दिस इज इक्वल टू n प्लस 2n प्लस 1 हार्मोनिक। जो nth ओवरटोन है दैट इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1th हार्मोनिक। बात समझ में आ रही? अच्छा, ये 4l होता है, ये भी चीज आप ध्यान से समझिएगा। जो nth हार्मोनिक है वो 2n प्लस 1, सॉरी nth ओवरटोन है वो 2n प्लस 1 हार्मोनिक है, वो 2n प्लस 1 हार्मोनिक है। अच्छा, अब वो क्लोज एंड बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला, उसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज n अपॉन 2l रूट अंडर t बाई म्यू। तो ये हो जाएगा nth हार्मोनिक इज इक्वल्स टू n माइनस 1th ओवरटोन। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे 2l आता है, ये कराया था पिछली क्लास में भी। 100th हार्मोनिक इज 99 वाला ओवरटोन। बस इतना सा याद रखना है, बाकी तो चीजें खत्म हुई हैं। यहाँ तक छाप लिया? जनरल आपको सबको फॉर्मूला पता चली गया है क्या? जनरल फॉर्मूला ये है, और सारे अब सवाल इसी के बेसिस पे अपन करने वाले हैं। ठीक, ओके। अब एक सोनोमीटर जो है वो कुछ ज्यादा खतरनाक तो नहीं है। देखो सोनोमीटर दिखा देता हूँ, ये सोनोमीटर कैसे दिखता है। सोनोमीटर, सोनोमीटर क्या होता है? बेसिकली आपके पास में एक टेबल है, टेबल के यहाँ पे ऐसी वायर है, ठीक है, और यहाँ पे आपने उस पे ऐसे लोड रख रखा है। अगर आपने लोड रख रखा है तो इस वायर में टेंशन होगा। अब उसमें किया क्या जाता है, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक्स रखे जाते हैं, ठीक है, ऐसे ब्लॉक्स रख दिए। ये वायर जो है ना, इसको ए और बी ऐसे ब्लॉक्स रख दिए, ऐसे ट्रायंगुलर टाइप, एज टाइप। ये ए एंड है, ये बी एंड है। अच्छा, अब ए और बी एंड में क्या होगा, ये एंड्स क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। ये एंड्स क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। ये एंड्स क्या है, फिक्स्ड है। अच्छा, ये एंड्स फिक्स है, तो ये कैसा सिस्टम बिहेव करेगा, बोथ एंड्स क्लोज्ड या वन ओपन वन क्लोज्ड? ये फर्स्ट केस शो करेगा, ये सेकंड केस? ये फर्स्ट वाला केस करेगा कि सेकंड केस?
दोनों क्लोज है, बोथ एंड्स आर फिक्स। देखो ये वाला बोथ एंड्स आर फिक्स, ये वाला केस शो करेगा। यहाँ पे नोड बनेगा, क्यों? क्योंकि आपने फिक्स कर दिया। तो अगर फिक्स कर दिया तो यहाँ पे ये पॉइंट मूव नहीं करेगा, ये हवा में मूव नहीं करेगा, तो दिस इज ऑल्सो नोड, दिस इज ऑल्सो नोड। तो दिस वुड बी द केस ऑफ, यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा n/2l रूट अंडर t बाई। बस यही है। ये क्या है? सोनोमीटर। दोनों एंड्स फिक्स कर दो। गिटार में भी देखो दो एंड्स ऐसे होते हैं, और यहाँ से ऐसे ऐसे रस्सी बंधी रहती है, ऐसे बहुत सारा रहता है। तो यहाँ पे नोड बनता, यहाँ पे भी नोड बनता। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों एंड्स फिक्स्ड है, इसी को बोलते हैं सोनोमीटर। अब इसके अंदर आप वजन बढ़ाओ, टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो देखो, देखो टेंशन बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से आप प्लग करोगे, प्लग कहाँ से करते हो वो डिपेंड करता है। अब इसके अंदर ऐसा भी एक वेव क्रिएट हो सकता है और ऐसा भी क्रिएट हो सकता है। तो अगर ऐसे दो वेव्स क्रिएट हुए तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, आपको अलग अलग चीजें सुनाई देंगी। समझ में आएगा? ये सोनोमीटर का डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? अरे पहले मैं क्या लगाता था? दीवार लगाई थी ना मैंने, ये ऐसे दीवार लगाई थी कि यहाँ पे दो नोड्स हैं। अब दो नोड्स के लिए क्या कर दिए, ऐसे एक बड़ी सी वायर रखी, टेंशन से लटका दिया, और उसको है ना एज से लटकवा दिया, मतलब कुछ ब्रिक टाइप कुछ ब्लॉक टाइप रख दिए। अब वो रस्सी जो है उस पॉइंट्स को छोड़ेगी नहीं, वो पॉइंट्स को छोड़ेगी नहीं, ये फिक्स्ड है, तो यहाँ नोड बनेगा। फर्स्ट वाला केस बन गया। ये इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। साला हो गया, डन लिखो। खत्म हो जाएगा, मतलब बहुत पेजेस है। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अ स्टील वायर, a steel wire of mass m is equals to 4 gram and length l is equals to 80 centimeter is fixed between two ends. ठीक है? The tension is 50 न्यूटन। टेंशन कितना है? 50 न्यूटन। फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। पहले हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालनी। गिवन है, कंडीशंस एकदम इजी सी, आपको बताना है फंडामेंटल जो
टेंशन दिया हुआ है, वायर को बोला है फिक्स है दोनों एंड से, निकालो। देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं। आया क्या? सोनोमीटर डायग्राम समझ में आ गया था ना? ठीक है, गंदा आंसर भी चल जाएगा। बोल रहा है मास कितना है, मास है 4 ग्राम, लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर, तो डेंसिटी कितना होगा, मास बाय लेंथ। मास कितना है 4 ग्राम, लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये डेंसिटी आ गई। इसको अपन चाहे नहीं, करना ही होगा अपने को। इसको केजी पर मीटर में कर लीजिए। केजी पर मीटर में करेंगे तो ये 10⁻³ और ये 80 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। दिस इज केजी, दिस इज मीटर। सो कितना आया? ये वाली वैल्यू बताओ, जो भी आ रही हो। वन अपॉन 200 आ रही क्या? सही है, ये 20 और ऊपर वाला, अच्छा तो ये आ गया 1/200। टेंशन कितना है? टेंशन है 50 न्यूटन। ओके, तो अपने से सबसे पहले पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो ये तो दोनों एंड्स फिक्स है। क्या है? बोथ एंड्स आर फिक्स, बोथ एंड्स फिक्स है। तो मेरे को इतना पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। दोनों एंड्स अगर फिक्स हैं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ये ऐसे वाइब्रेट करेगा। अच्छा, ऐसे वाइब्रेट करेगा तो ये लेंथ कितनी है, एल है। ये लेंथ कितनी है, एल है। और यही कितना है, λ/2 है। दिस एल इज λ/2, दिस एल इज λ/2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हुई, 2 टाइम्स एल। 2 टाइम्स एल हुई तो ये कितनी हुई, 2 इंटू 0.8, दिस इज 1.6 मीटर। लैम्डा कितना हुआ, 1.6 मीटर। लैम्डा कितना हुआ, 1.6 मीटर। तो पहला काम गेम ओवर। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी n अपॉन, सर यही तो फॉर्मूला होता, 12√T/μ होता है। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल n1, लेंथ जो आपने अभी निकाली 1.6 हो गई। ये t कितना है 50,
म्यू कितना है 1/200, तो भैया ऐसा आ रहा है, ये आया क्या 1/1.6, ये कितना हो जाएगा, ये 10, इतना हो रहा है ये 4 जीरो, 4 जीरो तो बाहर निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.6 कितना आता है 62.5, 62.5, 10 रूट तो हो रहा है, क्या मजाक कर रहे हैं। क्या रहा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा टफ थोड़ी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। वेरी गुड वेरी गुड, नमन, कुंज, निकुंज, देवांश, पूरव, भैया आंसर ये आया 62.5 हर्ट्ज। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का लैम्डा इतना, क्या इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्या पूछा है, इसी में अगर मैं इसी में आपसे पूछ दूं, इसी में मैं आपसे ये पूछ दूं, इन द सेम प्रॉब्लम फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, find frequency and wavelength of fourth harmonic, फोर्थ हार्मोनिक का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होगा। इन द सेम प्रॉब्लम what would be the frequency and wavelength of fourth harmonic, what would be the frequency and wavelength of fourth harmonic। अरे सिंपल तो है जनता, फोर्थ हार्मोनिक क्या होगा यार, फोर्थ हार्मोनिक होगा 4 टाइम्स F1, 4 टाइम्स F1 कितना हो जाएगा यार, इसमें टाइम क्यों ले रहे हो, 250 हर्ट्ज। वेवलेंथ कितना हो जाएगा, अच्छा क्या चीज सेम रहेगी, ये आपने टेंशन सेम रखा है, तो अगर आपका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो एक चीज तो कांस्टेंट होती है, वो क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है टी बाई म्यू, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्यों, टेंशन फिक्स है, वायर फिक्स है, ये तो सारे हार्मोनिक्स के लिए सेम रहेगा, बस होता क्या है उसका फ्रीक्वेंसी, लीनियर डेंसिटी भी सेम है, टेंशन भी सेम है, बस होता क्या है आपका वेव पैटर्न, पहले एक ही वेव बन रहा था, अब ज्यादा वेव बन रहा है, लेंथ वही है, ज्यादा वेव बन रहा है। तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ होता है ना, v कांस्टेंट, अगर v कांस्टेंट तो लैम्डा इंटू एफ कांस्टेंट, आपका फ्रीक्वेंसी 4 टाइम बढ़ गया तो लैम्डा 4 कितना हो जाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी 4 टाइम बढ़ गया तो लैम्डा 4 कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4, पहले वाले में कितना था, अरे यार इतना इजी तो है, नहीं चमक रहा, कितनों को ये बात चमकी, बेटा वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट,
तो लैम्डा इंटू एफ ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी 4 टाइम्स तो लैम्डा होना चाहिए, घटना चाहिए बाय फैक्टर ऑफ 4। समझ में आया? सबने छाप लिया? एक लास्ट, इसी में लास्ट फाइनल एकदम सेकेंड्स में आंसर आना चाहिए आपका। सबने छाप लिया? मैं आगे बढ़ रहा हूं। फॉर द सेम प्रॉब्लम, फॉर सेम प्रॉब्लम फाइंड द 10th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। 10th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, जो 10th हार्मोनिक होगा उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड करिए। एकदम चिंदी सवाल है, कितने कर पाते हैं देखें जरा। यार इतना चिंदी सवाल तुरंत करो, सबके आंसर आने चाहिए। राधा ने किया, पूरब, देवांश। टेंथ हार्मोनिक इज 10 इंटू F1। ये कितना है? जो भी फ्रीक्वेंसी था उसका 10 टाइम्स कर दो। जो भी लैम्डा है वो लैम्डा 1 का 10 टाइम्स कर दो, मतलब डिवाइडेड बाय 10 कर दो। आया क्या? इजी है। अच्छा अब और थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। सारे देखो इजी सवाल है, आप अपना दिमाग थोड़ा खुला रखें ताकि समझने में आसानी हो जाए। इफ द टेंशन इन द वायर, ये देखो ऐसा है, दिस इज सोनोमीटर, ठीक है। सोनोमीटर, इफ द टेंशन इन द वायर is increased by 40
54%, then the percentage increase in the frequency of wire, अगर हमने इसका टेंशन 44% से इंक्रीज मार दिया, बाकी सारी चीजें सेम है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मान लो, ऑप्शन 2 10%, 20%, 30%, 44%। अगर हमने इसका टेंशन 44% बढ़ा दिया तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितने से बढ़ा? ट्राई करो, फॉर्मूला आपके सामने है, बाकी सब कुछ लेट्स से आई एम कीपिंग दिस एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। निकालो आंसर, पहले भी किया कराया हुआ है मैंने, उसमें किया था, वर्क पावर एनर्जी में, ये सब में किया था, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है वो। और कितनों का आया? सोनी का आया, प्रियांशु का आया, पूरव, ईशान, ओम। अरे भैया, AF इज इक्वल्स टू कितना होता है? F इज इक्वल्स टू N/2L रूट अंडर T बाई म्यू। आप सिर्फ टेंशन चेंज कर रहे हो, बाकी सारी चीजें फिक्स रख रहे हो, तो मैं क्या बोल दूं? टेंशन इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट K इंटू T, सिर्फ टेंशन चेंज कर रहे हो ना। ओके, तो आपने पहला वाला आपका T1 मान लीजिए 1 था, ठीक है, बाद में आपका 1 मानना है तो 1 मान लो, नहीं तो 100 मान लो, बाद में T2 आपने 44% बढ़ा दिया तो 144 कर दिया आपने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा F1 और F2 की वैल्यू निकाल लो। F1 इज इक्वल्स टू K रूट अंडर T1, नेक्स्ट है F2 की वैल्यू कितनी है? K रूट अंडर T2। तो F1 और F2 में ये F1, ये K, ये रूट अंडर T, ये K, ये रूट अंडर 140, सॉरी दिस इज 100, दिस इज 144, दिस इज F2, तो ये कितना होगा? 10। ये कितना होगा? K से K कटा, ये हो गया 12, तो F2 कितना होगा? F2 इज 1.2 टाइम्स F1। K से K कटा, ये 1.2 आया, 1.2 समझ में आ रहा है? 1.2, ये 1, ये 1.2, एक से 1.2 बढ़ गए तो कितना परसेंटेज का इंक्रीज? 20%। आया बेटा, 1 है, 1 से 1.2 हो जा रहे, तो कितना परसेंटेज का इंक्रीज है? अरे F2 माइनस F1 बाई F1 इंटू 100, ये होता है 1.2। F, ये है F, ये है F, ये इंटू 100, so this is 0.2 F, ये F, ये इंटू 100, F ने F को मारा, ये आया 20%। नहीं चमका बीबी?
भोली भाली जनता जिसको इजी से इजी चीज नहीं समझ रही। भाई साहब कराया मैंने पावर वावर में, मोमेंटम और पावर के ऐसे रिलेशंस करवाए थे मैंने। हो गया तो डन लिखो। एक से अगर 1.2 हो जा रहे इसका मतलब वहां पे 20% का इंक्रीज आ गया। अच्छा जस्ट फॉर माई क्यूरियोसिटी, 1 है, 1 से 1.5 हो गए, कितना परसेंटेज का इंक्रीज आया? 1 से 1.5 इंक्रीज हो गए, कितना है बोलो? 20%, 5%, 1 से 1.5 हो गए, 50%। ये समझ में आता है आप लोगों को? 100 से सर 150 हो गए, 50% का इंक्रीज। फिर ये क्यों नहीं आ रहा समझ में भैया? 100 से 150 हो गए, 50% का इंक्रीज, क्यों? वो नंबर 100 है। अब 1 से 1.5 हो गए तो भी तो चीज सेम ही है। ठीक है, थोड़े से बेसिक से हैं यार, इतनी खतरनाक चीजें नहीं है ये। काश 9-10 सही से किया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। चलिए ठीक है, हो जाता कभी कभी गलती हो जाती है बच्चों से, बट ठीक है, गलती करके उसको सुधारो। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इस चीज को। इजी सवाल है। ये देखिए, वही सोनोमीटर है, सोनोमीटर है, ये मास है 4 kg। ठीक है, बोला गया है अ सोनोमीटर, सोनोमीटर हैज फ्रीक्वेंसी, a sonometer has frequency f is equals to 426 hertz and is supported and is supported and is supported by 4 kg mass। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ द लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर वायर is made twice between the two supports, find the new mass needed as support to get the original frequency।
स्टेटमेंट में बहुत गंदा गंदा दे दिया है, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा लाइन का है। बस सिंपल बोल रहा है कि इससे मेरे को फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, अब आपने क्या कर दिया, इसकी वायर को है ना डबल कर दिया। तो अब बताइए ये मास m कितना मैं रखूं ताकि मेरे को सेम फ्रीक्वेंसी आ जाए। दिस मास शुड बी 2 kg, दिस मास शुड बी 1 kg, this mass should be 8 kg और this mass should be 16 kg। कितना रखो ताकि आई गेट दी सेम। मैंने क्या किया है, लेंथ को बढ़ा दिया है, मैंने क्या किया है, सिर्फ लेंथ को बढ़ाया है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए, वेरी गुड। किसका आंसर है ये, आदित्य। कोशिश करो, सोचो। सबका आया। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन रूट अंडर 2l रूट अंडर t बाय म्यू। देखिए आपने वायर का लेंथ बढ़ाया है, तो फर्स्ट केस में मान लीजिए ये है और टेंशन T1 की वैल्यू है m1g। देखिए म्यू फिक्स है, अगर वायर वायर कॉपर के लिए तो कॉपर की सेम मोटाई वाली वायर का म्यू फिक्स होगा। तो आपका फ्रीक्वेंसी किस पे है, रूट अंडर T1 बाई L1 पे। सो F1, बाकी सबको मैं ये बोल सकता हूँ F1 इज 2L1 रूट अंडर T1 बाई म्यू। जो F2 होगा वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लेंथ बढ़ा दी मैंने, लेंथ L2 कर दी, तो अब टेंशन T2 चाहिए और ये म्यू है। L2 की वैल्यू कितनी है, L2 इज 2 टाइम्स L1, ये तो बोला है ना। द लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर इज मेड ट्वाइस, तो L2 लेंथ कितनी है, 2 टाइम्स L1 है। कितनी टाइम्स है, अच्छा ये दोनों फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, F1 एंड F2 शुड बी सेम। F1 बराबर है F2 के, ओके। F1 बराबर है F2 के, तो कितना आ गया, 1 अपॉन 2L1 रूट अंडर T1 बाई म्यू 1 अपॉन 2L2 रूट अंडर T2 बाई म्यू 2। सॉरी, ये तो म्यू तो सेम ही है, म्यू तो सेम है। म्यू सेम क्यों है, क्योंकि सेम टाइप का वायर है तो डेंसिटी तो सेम होगी। अच्छा अब 2 2 कट गया, म्यू म्यू कट गया, बचा क्या, रूट अंडर T1। T1 को बोल सकता हूँ M1g और इसको बोलेंगे L1। T2 को बोलेंगे रूट अंडर M2g, इसको बोल देंगे L2। L2 इज 2 टाइम्स L1, ठीक है। सो जी जी भी कट गया, आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 2 टाइम्स रूट अंडर M1 is equals to root under M2. So this is 4M1 is equals to M2. तो M2 is equals to 4 into M1 की वैल्यू थी 4, आंसर आ गया 16 kg। आंसर आया 16 kg। समझ में आया क्या, अरे लेंथ बढ़ा दी मैंने, अगर ये डिनोमिनेटर मैंने बढ़ाया तो न्यूमरेटर बढ़ाने के लिए टेंशन बढ़ाना पड़ेगा ना, तो मास मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, कम कम थोड़ी करेंगे।
देखो ये लेंथ L1 की, टेंशन T1 था, फ्रीक्वेंसी F1, लेंथ L2 की, टेंशन T2 किया, आपसे आपसे क्या बोला है, द न्यू मास टू गेट दी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मिलने के लिए क्या सीन होना चाहिए, तो आपने F1 और F2 को सेम करा दिया, तो म्यू कट गया, 2 कट गया, फिर टेंशन की वैल्यू कितनी है, टेंशन की वैल्यू तो जितना मास लटका हुआ है उतनी ही वैल्यू है। यहां तक सबका क्लियर है? ये क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? बस ये सोनोमीटर ही है इसमें। अब सुनो बेटा, अब इसके अंदर क्या कर सकता, आगे अगर क्वेश्चन थोड़े टफ बनाने हैं तो मास वास सब सेम रखेगा, वो ये जो वायर है उसका रेडियस चेंज कर देगा, कि उसका रेडियस मैंने चेंज कर दिया, तो अगर रेडियस वेडियस चेंज किए तो डेंसिटी चेंज करने का ट्राई करेगा वो, ठीक है। सो ऐसे सवाल भी फ्रैक्शन की भाई कितना रेडियस हो, मैंने इसका वायर पे मास ज्यादा लटका दिया सपोर्ट में, इसका रेडियस बढ़ा दिया, तो क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। तो ऐसे आपके पास वेरिएबल्स क्या क्या है, आपके पास फ्रीक्वेंसी में वेरिएबल्स है, अगर सोनोमीटर दिया हुआ हो T बाय म्यू है। अच्छा, व्हाट इज म्यू, मास ऑफ वायर अपॉन, ये क्या होता है, मास ऑफ वायर अपॉन, हाँ भाई ये चीज क्या होती है, कितनों को पता है ये, डेंसिटी बोली थी ये, मास ऑफ वायर अपॉन, नहीं पता, लेंथ ऑफ वायर, लीनियर मास डेंसिटी, मास बाय लेंथ। तो यहाँ पे L को चेंज किया जा सकता है तो T को चेंज करना पड़ेगा। अगर दो डिफरेंट टाइप की वायर्स दे दी, बोले दो डिफरेंट टाइप की वायर्स हैं, एक का म्यू1 है एक का म्यू2 है, दोनों से सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो लेंथ कितना है, तो ये 3 वेरिएबल है, लेंथ, टेंशन और म्यू। लेंथ, टेंशन और म्यू ये रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी तक, तो 4 चीजें हो गई, F, L, T और म्यू। किसी भी 2 चीजों को चेंज करके रेशियो निकलवाया जा सकता है आपसे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे बन सकते हैं। मैंने बोला मैंने इसको हाफ कर दिया तो टेंशन को कितना होना चाहिए, टेंशन को 1/4 कम होना चाहिए। मैंने इसको डबल कर दिया, टेंशन को कितना होना चाहिए, 4 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि रूट में है ना। कितने को समझ में आ रहा है ये, मैं यहाँ सर पे जो बातें कर रहा, हाँ तो 2L में वो जो L है वो भी लेंथ ऑफ वायर है ना? हाँ लेंथ ऑफ वायर है। तो सर ये लेंथ ऑफ वायर न्यू भी चेंज होगा ना सर, मतलब अब हमने लास्ट क्वेश्चन अरे में उसको मास डबल मास मास, ये 1 मीटर की वायर, इसका मास 1 kg, 2 मीटर की वायर रखी तो मास कितना हो जाएगा, 2 kg 2 kg, प्रोपोर्शन तो रेशियो कितना है, सेम है 1:1। सिंपल। यस वायर सर। डिफरेंट होनी चाहिए, मैं बोलूँ ये सर कॉपर की वायर है, ये स्टील की वायर है, तो डेंसिटी डिफरेंट है ना। उसका भी क्वेश्चन कराता, रुक जाओ वेट करो, है ना। मैं बस आपको जनरल आइडिया देना चाह रहा हूँ, F, L, T, म्यू। अरे ये समझ में आ रहा है क्या, ये मैंने मास ऑफ वायर देखा है, ठीक है, मास ऑफ वायर और लेंथ ये तो सेम ही इनका, अगर सेम मटेरियल है तो म्यू सेम होगा, अगर मटेरियल स्टील का बोला है तो स्टील की 10 मीटर की वायर ले लो, 1 मीटर की वायर, ओ, अपना जग गया भाई। स्लीपर सेल के मजे हैं यार, कितना एक्टिव है। तुम लोग का ही कोई दोस्त है ये, लिंक विंक सब चेंज की मैंने, फिर भी मिल जाती। चलो ठीक है, क्या करें अब, भांति भांति के लोग प्राणी धरती पे रहते हैं, चलो ठीक है, उसका भी भला हो जाएगा कुछ। तो नेक्स्ट देखो, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, देखो सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होता है ना, आपके स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े रहते हैं। ये जो क्वेश्चन अपन
बात कर रहे हैं ना, इनमें स्टेटमेंट्स बहुत बड़े बड़े रहते हैं, आपको स्टेटमेंट्स को कंसाइज करके उसको पिक्चर फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है, अ सोनोमीटर वायर, a sonometer wire has length 1.5 meter between the two ends and it vibrates in its second harmonic and it vibrates in its second harmonic, second harmonic में vibrate कर रहा है। this combination is in resonance with the tuning fork, ठीक है, of frequency 256 hertz. Find the speed of wave. स्पीड ऑफ वेव, एकदम लाइन टू लाइन हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन को ब्रेक करने का। देखिए, बोला एक सोनोमीटर वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर बिटवीन द टू एंड्स एंड इट वाइब्रेट, किसने में वाइब्रेट करता है, ये सेकेंड हार्मोनिक में वाइब्रेट करता है, ठीक है, ये सेकेंड हार्मोनिक में वाइब्रेट करता है, बहुत बढ़िया। और बोल रहा है ये कॉम्बिनेशन रेजोनेंस में है विद अ ट्यूरिंग फॉर्क, ठीक है। अब ये ट्यूरिंग फॉर्क क्या होता है, ध्यान से देखो, ये अच्छा, कितनों ने चिमटा देखा है घर पे, चिमटा, चिमटा देखा है क्या, रोटी ऊपर नीचे करने के लिए, है ना, तो जो उसको है ना, आप गैस के पास में ले जाके इसको है ना, इसको जोर से मारो तो ये आवाज करेगा टिंग, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये इसके ये मूव करते हैं, ये होता है ट्यूरिंग फॉर्क, ये होता है ट्यूरिंग फॉर्क। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करता है, तो ये आवाज क्रिएट करता है। जरा देखना, अगर जैसे पेन को ही मारा आपने, आवाज आ रही है, अगर आप उस मारेंगे ना, एक सेकेंड मैं देखता चिमटा मिल जाए तो, चिमटा तो देखा होगा ना, उसे थोड़ा दीवार पे मारना तो वो आवाज करेगा, एक फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। सो ये वाला जो सिस्टम है ना, ये फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच करती है, ये फ्रीक्वेंसी मैच करती है ट्यूरिंग फॉर्क, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज। बोल रहा है ये कॉम्बिनेशन रेजोनेंस में है ट्यूरिंग फॉर्क से, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूरिंग फॉर्क कितनी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूरिंग फॉर्क इज इक्वल टू, अच्छा, अब ये किसके साथ रेजोनेंस में है, ये रेजोनेंस में है इस सोनोमीटर के, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर, सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी होगी 256 हर्ट्ज, कितनी होगी 256 हर्ट्ज, कितनी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो रेजोनेंस में, एज both of them are in resonance। कितने को समझ में आया ये,
अरे यहाँ तक छापा क्या? यहाँ तक छापा? बोथ ऑफ देम आर इन रेजोनेंस, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर बराबर है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूरिंग फॉक। लेंथ दे रखी है अपने को, अरे छापा गया यहाँ तक? फिर फॉर्मूला क्या है बच्चों? मेरी आवाज आ रही है आपको? फॉर्मूला क्या है? V इज लैम्डा एफ होता है। हाँ, V इज लैम्डा एफ होता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना होता है? फ्रीक्वेंसी V बाय लैम्डा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? V बाय लैम्डा हो जाएगा। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी अपने को पता है कितना है? 256। V लैम्डा कितना होगा? लैम्डा L के बराबर हो जाएगा। कैसे? अरे यही होता है ना, 1/2 n टाइम्स, ये होता है अपना। देखो देखो देखो, नहीं समझ में आ रहा। Yes. जिसको नहीं समझ में आ रहा, देखो हमने फ्रीक्वेंसी कैसे लिखा था जो इस सोनोमीटर की, वो फ्रीक्वेंसी होती है n/2l रूट अंडर t बाई म्यू ना। तो ये क्या है? t बाई म्यू, ये अपना अपना वेलोसिटी है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी 256 कौन सा हार्मोनिक है? सेकेंड बाई 2l, वेलोसिटी 2 से 2 कटा, v की वैल्यू आई 256 इंटू l, l है 1.6। आंसर कितना है? 384। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? चलिए एक नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन।
नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल ऐसा है, अ वायर, लास्ट सवाल है, ठीक है, अ वायर ऑफ लेंथ, अ वायर ऑफ लेंथ wire of length L having tension T and radius R vibrates with natural frequency f, ठीक है। फिर बोला है another wire of same metal with length 2L having tension 2T and radius 2R will vibrate with natural frequency, कितना नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ में वाइब्रेट करे। देखिए पहला लेंथ कितना है, ये इसका लेंथ कितना है L, फिर लेंथ L है, टेंशन T है, रेडियस R है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी F है। लेंथ L है, टेंशन T है, रेडियस R है, फ्रीक्वेंसी F है। अब हमने क्या किया, हमने दूसरा वायर लिया जिसका लेंथ है 2L, टेंशन है 2T, रेडियस है 2R। अब पूछा है फ्रीक्वेंसी कितना होगा, क्या आप निकाल लोगे, क्या आप ये चीज निकाल लोगे? ट्राई करो, ऑप्शन दो क्या? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का n1/2L रूट अंडर T बाय म्यू। म्यू क्या होता है? म्यू है मास ऑफ दी वायर, मास ऑफ वायर इनटू लेंथ, मास ऑफ वायर इनटू लेंथ। ठीक है, सेम मेटल का वायर है बट उसका लेंथ 2L कर दिया और रेडियस 2R कर दिया। ऑप्शन है इसके, ये आपके सीपीपी में दिया हुआ है, सॉरी सीपीपी बोल रहा हूँ, मॉड्यूल में दिया हुआ है, मॉड्यूल में दिया हुआ है इंटेक्स एक्सरसाइज 1.2, दिस इज F 2F 2√2F एंड F by 2√2। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। अच्छा, अब मैं इसके अपने सवाल पूरे कंप्लीट हो गए, अब और नेक्स्ट क्लास में अपन इसको और ज्यादा करेंगे। बेटा आप अब इसका है ना इंडेक्स एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज,
देखिए अब आपका है ना, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री में एक आधे चैप्टर्स और बाकी है आपके, ठीक है। आयनिक, सर ने केमिकल इक्विलिब्रियम करा दिया ना, अब आयनिक इक्विलिब्रियम है। अरे केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, यस नो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? तो आयनिक इक्विलिब्रियम है एंड बस चैप्टर कंप्लीट होने वाले। एक केमिकल काइनेटिक्स मैंने आपको बताया था, केमिकल काइनेटिक्स बताया था, ठीक है। बाकी एक सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट एसएसआर ले लेंगे, ठीक है, एसएसआर उसको करा देंगे। अच्छा ये बाद में वीएसएम सर देखेंगे। अच्छा आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए अपने पास में रवि कुमार सर है, ठीक है, ये पीएचडी है और मोर देन 17 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड है। सो ये आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, आयनिक इक्विलिब्रियम, वो रवि सर लेंगे, ठीक है। लेक्चर वीएसएम सर के लिंक पे ही होंगे, लेक्चर्स जो है इनके लेक्चर्स वीएसएम सर के लिंक पे ही होंगे। ये आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है वो रवि कुमार सर लेंगे, ठीक है। सो काफी केमिस्ट्री में विद्वान टीचर है। सो ये वाला फिजिकल वाला चैप्टर अपन ने सोचा है कि सर से करवा के देखते हैं, ठीक है। सो काफी अच्छा उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और अपने से काफी एसोसिएटेड है। तो अभी जो लेक्चर होगा वीएसएम सर के लिंक पे वो रवि सर का होगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वीएसएम सर के लिंक पे वो रवि सर का लेक्चर होगा, ठीक है। सो आज उनका पहला लेक्चर होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। और आयनिक इक्विलिब्रियम अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम आता है तो आयनिक इक्विलिब्रियम में कोई बड़ी बात नहीं है, वही है रेट कांस्टेंट रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। नहीं नहीं, जो आपकी पहले से जो बुक बनी हुई है ना वीएसएम सर की, उसी में कंटिन्यू करें। जो पहले से आपकी बुक बनी हुई है उसी में कंटिन्यू करें। अब ये देखिए पूरा कंप्लीट है, एक सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री है, बस ये पूरा फिजिकल कंप्लीट आपका, ये भी एसएसआर ले लेंगे, ठीक है। आयनिक, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड, सरफेस, इनऑर्गेनिक आपका मेजर सब कंप्लीट हो ही चुका है और अपना फिर ऑर्गेनिक चल ही रहा है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक वाले पार्ट में अभी अपना नेक्स्ट वीक से हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो जाएगा, अल्केन्स, अल्कीन्स, फिर अल्काइन, फिर जो भी है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर एक एरोमेटिक केमिस्ट्री और है। तो यही है अपना। देखो टारगेट क्या है अपना, अभी जून चल रहा है, जून खत्म होने वाला है, ठीक है। जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है एंड अक्टूबर है। तो अपना टारगेट ये रहेगा कि नवंबर में, देखिए अक्टूबर तक फिजिक्स मैथ्स ट्राई करेंगे कंप्लीट हो जाए एंड नवंबर के मिड तक हो सकता है या अक्टूबर तक ही अपना चांस रहेगा कि अगर ज्यादा लेक्चर ले लिया अपन ने तो अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर, ठीक है। अक्टूबर नवंबर तक चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर नवंबर मिड या एंड से फिर आपके टेस्ट सीरीज है, जो भी आपके एग्जाम्स है, ठीक है, वो अपना टारगेट है। तो जून तो खत्म ही होने वाला है, जुलाई बाकी है। सो अपन चाह रहे हैं कि ये चीजें थोड़ी सी और स्पीड अप कर ले और नेक्स्ट वीक से अपन फिजिकल कर रहे हैं। तो आपके जो कंसेंट लेटर है वो अपने को मिल जाने चाहिए, चाहे आप उसे घर से प्रिंट आउट निकाल के साइन करके अपने को ई कॉपी भी भेज सकते हैं और जिस दिन आपको बुलाया जाए उस दिन हार्ड कॉपी ले आना। अच्छा और क्या करो, अपन ऐसे करते हैं, आपका 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी ले आना, 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए रहेगा आपका, 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी। जब वो कंसेंट लेटर आप दें, कंसेंट लेटर का हार्ड कॉपी दें,
हार्ड कॉपी जब आप ऑफिस में सबमिट कराएं तो उस समय अपनी 4 फोटो भी सबमिट करा, 4 फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, 4 पासपोर्ट साइज फोटो और कंसेंट लेटर कि ये बच्चा यही है, ठीक है। कई लोग ऐसे भी करते हैं ना, फर्जी भी कई लोग बना लेते हैं कि देखो हमारे 150-200 बच्चे तैयार हैं क्लास करने के लिए, तो हमें तो कराना ही है, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। स्ट्रिंग वेव्स मेजर सब कुछ हो गया है, अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स कराने। स्ट्रिंग वेव्स मेजर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब प्रॉब्लम्स कराने। अभी आप बीएसएम सर का लेक्चर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अभी सॉफ्ट कॉपी सेंड किया चल जाएगा, अभी सॉफ्ट कॉपी कंसेंट लेटर का चल जाएगा। बस थोड़ा सा आपका वहां पे वाईफाई का सेटिंग करना है मुझे, बाकी तो स्टैंड वैंड जो भी है सब कुछ रेडी है वहां पे। सिर्फ एक वाईफाई, क्योंकि वो उसके अंदर वीडियो जाएगा ना आपके पास, तो वीडियो में थोड़ा भी क्वालिटी ब्लर नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें बहुत कम डेटा यूज होता है, जो अपना पेन टैबलेट्स और ये सब है स्क्रीन पे करा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डेटा ज्यादा यूज होगा, तो आपका ब्लर नहीं होना चाहिए किसी तरह से। और अपना क्या है, एकदम जंगल में है, आकाशवाणी है कुछ भी है, फिर भी थोड़ा नेटवर्क थोड़ा सा कम रहता वहाँ, ठीक है। सो अब आप लोग मीटिंग लीव कर लीजिए, नेक्स्ट आप बीएसएम सर की लेक्चर लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ रवि सर आपको पढ़ाएंगे, वो पीएचडी है केमिस्ट्री में, काफी लंबे समय से साथ में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चों, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं ये वाली। आप मीटिंग लीव कर सकते हैं।